GNG इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों ये कंपनी एक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ अभी आईपीओ लेकर के आई है, जिसने इन्वेस्टर को 50% का लिस्टिंग गेन भी दिया था। बट इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कि ये सिंपली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, इवन डायरेक्ट कस्टमर से भी यूज्ड मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस को प्रोक्योर करती है, उसको ठीक करती है, रिफर्बिश करती है, उस पर वारंटी लगाती है और उसको आगे जाकर के सप्लाई कर देती है, बेच देती है। आपको लगेगा कि सेकंड हैंड गुड आज के टाइम में कौन ही खरीदता है, बट दोस्त ये मार्केट इंडिया में और ग्लोबल लेवल पर लगभग 15 से 20% की CAGR से आने वाले 5 से 10 सालों में ग्रो करने वाला है। तो दैट मेक्स दिस कंपनी अ वेरी फर्स्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि ये कंपनी आईपीओ में अपने सेक्टर से पहली ऐसी कंपनी है जो आईपीओ लेकर के आई है और इसीलिए इसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। बाकी बात करें आगे इसकी क्या ग्रोथ रहेगी, ग्रोथ रेट वो डिपेंड करेगा सेक्टर की ग्रोथ रेट पे, जो भी हमने समझा कि अच्छा ग्रोथ है सेक्टर में भी। इंडिविजुअली कंपनी भी अपने आप पे ग्रो करने का पोटेंशियल बता रही है, क्योंकि ये बहुत सारी ज्योग्राफीज में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपैंड कर रही है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी जा रही है। इसने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को पिछले 2-3 सालों में ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल कर लिया है। तो इसीलिए इस सेक्टर को और इस कंपनी को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में भी इसमें एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। GNG इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने बताया, इसका बिजनेस मॉडल है कि ये यूज्ड डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सब को प्रोक्योर करती है जहां से भी, चाहे वो डायरेक्टली कस्टमर से ले, चाहे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जहां पर एम्प्लॉय को ये सारे डिवाइसेस दिया जाता है यूज करने के लिए, वहां से प्रोक्योर करके इसको रिफर्बिश करती है, जितने भी पार्ट्स नए लगाने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, वो करके वारंटी के साथ फिर आगे आने वाली पार्टीज को सप्लाई करती है। तो बिजनेस मॉडल में ये एंड टू एंड सर्विस ऑफर करती है। आपने इनका ब्रांड का नाम अगर सुना होगा, इट्स इलेक्ट्रॉनिक बाजार। ये डायरेक्ट रिटेलर से टच पॉइंट की तरह काम करता है, यानी कि अभी तो ज़्यादा इनके ऑफलाइन स्टोर है नहीं, मेजरली इनका ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑफलाइन में भी ये जाने का सोच रहे हैं। बट ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन इनका इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, यहाँ पर जिसको अपना ओल्ड सामान बेचना है भाई बेच दो, फिर उसकी कंपनी सही वैल्यू लगा करके उसको खरीद लेती है, फिर उसको रिफर्बिश करती है और फिर उसी प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी जो कस्टमर लेना चाह रहे हैं उसको सेकेंड हैंड डिवाइसेस को बेचती है। इस तरीके से कंपनी फंक्शन करी है। ऐसे और भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, जैसे आपने सुना होगा कैशिफाई, OLX तो डायरेक्टली कस्टमर को कॉन्टैक्ट करवाता है, लेकिन ये कंपनी चीज़ों को खरीद करके इंप्रूव करके फिर वापस उसको वैल्यू ऐड करके उसमें बेचती है अपना मार्जिन डाल करके। ठीक है, तो इसमें ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, B2B बिजनेस मॉडल, यानी कोई बिजनेस से खरीद कर सामान को वापस किसी बिजनेस को, जैसे मान लो इन्फोसिस कंपनी का एक ऑफिस का सारा सामान खरीद लिया, उसको थोड़ा बहुत ठीक किया और वापस से इन्फोसिस के दूसरे ही ऑफिस में या TCS के किसी ऑफिस में जाकर के बेच दिया। इस तरीके से फंक्शन करती है। B2C में हमने इलेक्ट्रॉनिक बाजार का एग्जाम्पल ले लिया, जो डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है, एक और B2B क्लाइंट का इनका बिजनेस मॉडल है कि आप देख सकते हो HP इंडिया और Lenovo स्टोर्स के साथ जो OEM ब्रांड्स हैं, इनके साथ कंपनी मेजरली जाकर के क्या करती है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है नया डिवाइस खरीदने के लिए और उस कस्टमर के पास ऑलरेडी कोई पुराना डिवाइस है आप ही के ब्रांड का, तो आप उसको खरीद लो, उतने अमाउंट का उस कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो, वो जो आपने खरीदा वो हमें बेच दो, फिर हम आपको थोड़ा सा उसका प्रीमियम प्राइस दे करके खरीद लेंगे। फिर कंपनी उस डिवाइस को खरीद करके उसको ठीक करके वैल्यू ऐड करके मार्जिन ऐड करके फर्दर जा करके बेचती है जहां उसको डिमांड महसूस होती है। रिफर्बिशमेंट का हमने काम सुन लिया, सेल्स का काम सुन लिया। ठीक है, क्या बिजनेस है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी रहता है इनका कि भाई आपने खरीद लिया, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट में डिफिकल्टी आ गई तो आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। वारंटी तो मैंने बता ही दिया कि 2-3-2.5 साल की वारंटी रहती है, जिससे कस्टमर का एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी फोकस लैपटॉप, डेस्कटॉप, ICT डिवाइसेस। नेचर ऑफ गुड्स हमने देख ही लिया कि सेकंड हैंड होता है जिसको वो रिपेयर करती है। एस्टैब्लिशमेंट ये 2006 में हुई है कंपनी, एंड इसकी ग्लोबल रीच है, इंडिया में भी है, USA में है, यूरोप, अफ्रीका, UAE, जैसा कि डेटा बताता है। आज की डेट में, पहले इंडिया में ज़्यादा इनका मार्केट शेयर था, बट आज की डेट में आप देख सकते हो, मैंने नीचे डाल भी रखा है कि इंडिया में अभी इनका मार्केट शेयर काफ़ी कम हो गया है, जो कि लगभग पहले FY22 में 59% था, आज की डेट में 24% रह गया है। बाकी ये इंटरनेशनल 75% सप्लाई करती है, और इंटरनेशनल में भी USA में इसका 16 to 17% का मार्केट शेयर जा रहा है, और UAE यानी मिडिल ईस्ट में सबसे सिग्निफिकेंट 55 से 60% के आसपास का इनका मार्केट शेयर UAE से आता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ज्योग्राफीज को एक्सपैंड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, और यही प्लान इसका आगे भी है कि ये फास्ट ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करेगी। ठीक है, फुटप्रिंट्स की बात करें तो 38 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, जो कि हमें सिग्निफाई कर रहा है कि चलो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन तो है। इसके साथ इसका 4145 टच पॉइंट्स भी है, मतलब कॉन्टैक्ट्स है जहां से ये डिवाइसेस को प्रोक्योर करती है और फिर बेचती है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का रोल देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी को चला रहा है उसकी क्वालिफिकेशन मैटर कर जाती है, उसका एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है। क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो मैटर करता है कि जो उस कंपनी को चला रहा है वो आपके पैसे को सही तरीके से यूज करेगा कि नहीं, इसीलिए उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और खास की कंपनी का बिजनेस अगर
जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का, जो नीश है, उसमें उसके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शरद खंडेलवाल, ये डायरेक्टर भी और फाउंडर भी है इस कंपनी के, पिछले 30 साल से इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्होंने ये सीए भी हैं एंड आईसीटी सेक्टर में 30 साल से हैं, जो कि हमें बताता है कि चलो इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर का। अब ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो 2022 में ये सेक्टर का मार्केट साइज $5 बिलियन यूएसडी था। 2028 में इसकी एस्टिमेट है 20 से 25 बिलियन यूएसडी की, विच इज ऑलमोस्ट इट इज 4 to 5 टाइम्स 2028 में 2022 के कंपैरिजन में। तो ग्रोथ रेट लगभग आप 2030 से एवरेज भी मान के चलो ना 15 से 20% का, तो आराम से हम लोग अगर कंजर्वेटिव साइड पे चले तो 15 से 20% का सीएजीआर आराम से कंपनी निकालने का दम रखती है। ग्लोबली ये इंडिया की हम लोग बात कर रहे थे, ग्लोबली भी आराम से 12 से 15% का सीएजीआर का इसका ग्रोथ रेट निकल करके आ रहा है फ्यूचर में। अगर मान के चलो ये कंपनी इंडस्ट्री के 1.5 से 2x से भी एक्सपैंड करती है, क्योंकि ये कंपनी इस इंडस्ट्री में अभी ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। इसके साथ ये जो कंपनी है ये अब आईपीओ भी ला चुकी है, जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है। तो इसीलिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि अगर सेक्टर की ग्रोथ रेट से कंपनी 1.5 से 2x भी ग्रो करती है तो इसकी ग्रोथ रेट कंपनी बेसिस पे 18 से 25% तो आराम से हो जाएगी। और ऐसा क्यों है, क्यों कंपनी ग्रो कर सकती है, क्यों सेक्टर ग्रो कर सकता है? क्योंकि ये जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, जब इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो ये अच्छे क्वालिटी गुड्स हो जाते हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं। तो इसी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और खास की सेकेंड हैंड की इसीलिए क्योंकि अब सेकेंड हैंड को ब्रांड का नाम दिया जा रहा है, इसकी क्वालिटी पर काफी काम किया जा रहा है और साथ में वारंटी भी दिया जा रहा है, जो कि कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है कि हाँ भाई चलो हम भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल सेक्टर में हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा मेजर है, जहां पर वेरियस कंट्रीज की गवर्नमेंट इन सेकेंड हैंड गुड्स को प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं कि भाई वेस्ट ज्यादा ना प्रोड्यूस हो। अगर कोई सामान फर्स्ट हैंड निकल के आ रहा है तो उसको ठीक ठाक करके अगर हम लोग सेकेंड हैंड चला सकते हैं तो व्हाई नॉट। अब बात आती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 2023 से 2025 के बीच अपने रेवेन्यू को 2x कर लिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी 2x कर लिया है, 2x से ऊपर ही चल रहा है, एबिटा भी काफी स्ट्रांगली ग्रो कर पा रहा है एंड एट द सेम टाइम नेटवर्थ भी कंपनी की बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है। ऑलमोस्ट सारी चीजें डबल कंपनी ने कर लिया है, अपने रिजर्व एंड सरप्लस को भी डबल कर लिया है। एक थोड़ी सी साइड इफेक्ट है इस कंपनी में कि इसकी बोरोइंग्स भी बहुत तेजी रफ्तार से ग्रो कर रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। बट अभी तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साइड पर अगर कंपनी का देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसी सेक्टर में काफी ग्रो कर रही है और ये कंपनी यूनिक इसीलिए है कि नो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कंपनी इन इंडिया एग्जैक्टली रेप्लिकेट्स दिस बिजनेस मॉडल। ये कंपनी एक ऐसी इंडिविजुअल कंपनी है इस सेक्टर में इंडिया में जो लिस्टेड हो चुकी है और अनलिस्टेड में भी कोई ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं इस कंपनी का। और यही चीज इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई साहब इसके कंपटीशन नहीं है, जिस वजह से कंपनी को हाई ROCE हाई ROE का फायदा मिलेगा। मतलब कंपनी अपने मार्जिन्स को बढ़ा पाएगी आसानी से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि अभी हमने देख ही लिया कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रेजेंट में भी अच्छी है, फ्यूचर में भी ग्रो करने का भाई साहब पूरा पोटेंशियल बन रहा है। अभी आप देखो एक और चीज कि कंपनी की जो कुछ रेशियोज हैं, जैसे कि ROE रेशियोज ये 30% के अराउंड है, जो बहुत अच्छा लेवल है। ROCE भी कुछ ज्यादा बेकार नहीं है, इनफैक्ट अच्छे लेवल पर ही है, 17% है। डेट टू इक्विटी हाई है, अगेन इसका हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी कि आपका लगभग ये ROE का ही सेम कॉन्सेप्ट है, 30% है। पैट मार्जिन इसके 4.89 है, कम है लेकिन आगे बढ़ा सकती है क्योंकि कंपनी के पास कंपटीशन कम है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखो सेकंड हैंड गुड्स को फर्स्ट हैंड गुड्स से OEM वाले गुड्स से कंपेयर करो तो मार्जिन इनके कम ही रहेंगे। ऑफकोर्स इनको उतना मार्जिन का एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना OEM को मिलता है, बट येस मार्जिन आज जो इनके चल रहे हैं, जैसे एबिटा आप देख लो लगभग 9% के आसपास है, तो इस पे ग्रो करने का हमें स्कोप तो नजर आ रहा है क्योंकि ज्यादा हमें कंपटीशन नहीं नजर आ रहा है और कंपनी के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू ये प्री IPO का बता रहा है, अभी इसका लगभग 16 के आसपास का प्राइस टू बुक चल रहा है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पर है। इसके बारे में भी अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों का जो अभी तक हमने समझा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि कंपनी की जो ये सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हमें हिंट करती है कि फ्यूचर में कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी अपने आप को न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने का प्लान बता रही है। इसके साथ कंपनी IPO लाने वाली अपने सेक्टर की पहली कंपनी है।
और कॉम्पिटिशन्स भी नहीं है कंपनी का, और इस आईपीओ के पैसे से जो कंपनी के पास अभी हाई डेट है उसको कम करेगी। अगर मैं हाई डेट का रीजन बताऊं तो देखो क्या है ना कि ये कंपनी के पास ना इनको इन्वेंट्रीज को ज्यादा होल्ड करके रखना पड़ता है। मतलब कि क्योंकि इनका बिजनेस है कि ये रिफर्बिश्ड गुड पे काम करते हैं, तो इनको पहले सामान लेना पड़ता है यूज डिवाइसेस को, फिर उसको ठीक ठाक करना पड़ता है, फिर उसको इन्वेंट्री में स्टॉक करके सेल करना पड़ता है। तो ये जो टाइम है ना वर्किंग कैपिटल साइकिल ये बड़ा होता है, तो इसीलिए ये जो इन्वेंट्री काउंट भी है ना वो बड़ा हो जाता है। मतलब इनके पास कितने दिन तक इन्वेंट्री में गुड्स रहता है, तो वो जो नंबर ऑफ डेज है वो बड़े होते हैं, लंबे डेज हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस ऑफ रिफर्बिशिंग थोड़ा लंबा होता है। इसीलिए जब कंपनी मैसिव एक्सपेंशन करती है आगे आने वाली ज्योग्राफीज में, तो इसको अपने एंड से इन्वेंट्री को बहुत अच्छे लेवल पर मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को ये लोग अपनी इन्वेंट्री से मीट कर पाए। इसीलिए इनका इन्वेंट्री डेज भी बढ़ जाता है, साथ में खर्च भी बढ़ जाता है। तो इनिशियल में इन्वेंट्री में पैसा पोर करने के लिए इनको डेट लेना पड़ा था, लोन लेना पड़ा था, तो अब उसी लोन को जो इन्होंने लिया था उसको वो इस आईपीओ के पैसे से चुका देंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास कि इनके लोन चुक जाएंगे, इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहेगा और कंपनी फ्रीली अपने मार्जिन को इंप्रूव कर लेगी, स्पेशली पैट मार्जिन को। तो ये इसीलिए इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो जाएंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो जाएगी, बोरोइंग्स भी कम हो जाएंगे। और ये चीज इसके लिए एक बिग एडवांटेज इसीलिए है क्योंकि ये फिर आगे आराम से एक्सपैंड करके ग्रो कर पाएगी, क्योंकि इसने ऑलरेडी इन्वेंट्री को मेंटेन भी कर लिया है, और साथ में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी भी स्मॉल और स्ट्रगलिंग है। बात आ जाती है इनके कंसर्न्स की, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कंपनी के साथ एक रिस्क लेकर के आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक हाई इन्वेंट्री मॉडल कंपनी है। इस कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा करके रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है, स्पेशली तब जब ये एक्सपैंड कर रही है, और नेचुरली भी इसकी इन्वेंट्री का जो साइकिल होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसका जो रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि इन्वेंट्री अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मिसमैनेज होती है ना तो डायरेक्ट असर इनके प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ता है, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम है, लगभग 7 से 9% के बीच है। तो क्या होता है ना, अगर इन्वेंट्री मान के चलो इनका क्या होता है फोरकास्ट होता है डिमांड का कि हाँ इस एरिया में इतनी डिमांड होगी तो उस हिसाब से हमें इन्वेंट्री मैनेज करके रखना है। अगर मान लो डिमांड के फोरकास्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है और इन्वेंट्री डिमांड से ज्यादा ही जमा हो जाती है, तो उस इन्वेंट्री को रखने का खर्चा बढ़ जाता है, जिस वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन सैक्रिफाइस हो जाते हैं बॉस। ठीक है, और इन्वेंट्री अगर कम पड़ गई तो भैया डिमांड जितनी है उतनी तो सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से इसके वॉल्यूम पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए ये मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी का बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। इसीलिए इन्वेंट्री को मैनेज करना एक की रोल होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस केस में हमें एक ग्रीन फ्लैग नजर आ रहा है कि हाँ भाई इनकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेंट्री इज पाइल्ड बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट एज आई सेड। एवरेज इन्वेंट्री इस कंपनी का टर्नओवर जो है इन्वेंट्री का वो 3.5x है, जो कि इस सेक्टर में होना ठीक बात है। थोड़ा कम है, आमतौर से ये 4, 5, 6 होना चाहिए, लेकिन इस सेक्टर के हिसाब से ये ठीक है, खराब नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट इवन टू हाई, नॉट इवन टू लो। विथ अ प्रॉपर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इन द राइट जोग्राफीज, मतलब इस कंपनी की अगर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और सही जोग्राफी में एक्सपैंड करती है तो ये इन्वेंट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज किया है। 2023 में 80 दिन में इसकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती थी और फिर वो इन्वेंट्री रिप्लेस कर देते थे अगले 80 दिन के लिए, लेकिन यही चीज़ बढ़ करके 2025 में 126 चली गई है। इसका मतलब है अब जो इन्वेंट्री को बेचने में इनको 80 दिन लग रहे थे, अब 40 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 40 दिन का एक्स्ट्रा खर्च आएगा जो कि इनके मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इन्वेंट्री टर्नओवर डेज मैटर करता है। बट ये अब क्या होता है ना कि नॉर्मल केस में आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी सही से डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर पा रही है, बेवजह ही इसके इन्वेंट्री डेज बढ़े। बट ऐसा नहीं है, कंपनी की ये इनएफिशिएंसी नहीं है, कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यही चीज को मैनेजमेंट ने अपनी आईपीओ की जो आरएचपी आई थी उसमें मेंशन किया था कि भाई देखो हमें ना मिनिमम 4 मंथ का अपने पास इन्वेंट्री को स्टॉक करके चलना है, क्योंकि हम लोग ना ज्योग्राफिकली बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें उतनी इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये चीज हमें एक नेगेटिव फैक्टर नहीं नजर आ रहा है, ये चीज हमें एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन की तरह लेना है एज पर दी मैनेजमेंट। तो अभी तक कोई ग्रीन फ्लैग, कोई रेड फ्लैग इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो मैनेजमेंट हैज सेड सफिशिएंट फॉर 3 to 4 मंथ ऑपरेशन के लिए हमारे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि अभी तक कंपनी के 2006 से जो कंपनी चल रही है, लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस में, कंपनी ने कभी भी इन्वेंट्री की वजह से कोई भी लॉस नहीं सहा है, ना तो ओवर स्टॉकिंग किया है, ना तो सप्लाई चेन में कोई इश्यू आया है। तो ओवरऑल जीएनजी कंपनी ने कभी भी इन्वेंट्री की वजह से कोई भी इनएफिशिएंसी या लॉसेस को सफर नहीं किया है, जो कि हमें बताता है कि अभी हमें अगर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम थोड़ी सी लग रही है कि हाँ भाई इतनी ज्यादा इन्वेंट्री क्यों जमा हो रही है, इनकी इतनी ज्यादा एग्रोवेट क्यों हो रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की स्ट्रैटेजी है और ऐसा कंपनी
हमेशा से करती आ रही है, अभी तक कोई इस चीज़ में लॉस कंपनी को मिला नहीं है। ठीक है, डेट की जहाँ तक बात है तो वो तो कंपनी आईपीओ के मनी से पे कर ही देगी, इंटरेस्ट का बर्डन भी घट जाएगा, प्रॉफिट भी बनाएगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मान लिया कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि भाई उसको इन्वेंट्री को थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ रहा है, मान लिया उसके बिजनेस मॉडल इन्वेंट्री के वजह से कैश फ्लो पर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है। आज की डेट में कंपनी का जो क्यूमुलेटिव पिछले 5 साल का अगर आप कैश फ्लो जोड़ते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, स्क्रीनर वेबसाइट खोलना, नीचे जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का पिछले 5 साल का जो डेटा है उसको ऐड कर लेना, फिर उसको पिछले 5 साल के पैट के डेटा से डिवाइड कर देना। इस कंपनी का आपको पर्टिकुलरली निकल करके आएगा 0.5, जो आमतौर से नहीं होना चाहिए, गलत है। आमतौर से ये डेटा आपका निकल के आना चाहिए 0.8 से ऊपर, तब आपको लगेगा कि कंपनी स्टेबल है, बट इस कंपनी का कम है। अगेन कोई नेगेटिव नहीं है, ये ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, कब इस कंपनी की चीजें कंसर्निंग हमें दिखाई देगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस कंपनी को ट्रैक करो। आने वाले समय में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है एटलीस्ट पिछले 5 साल का जब भी आप कैलकुलेट करो तो ये 0.5 रहे या इससे ऊपर रहे, 0.5 से कम ना हो। अगर ये ऐसा होता है देन इट इज कंसर्निंग। 0.5 से भाई कम नहीं होना चाहिए गिवन इट्स बिजनेस मॉडल। ऑल्सो रिमेंबर, स्पेशली इसको अगर आप 2 साल का टाइम दो कि 2 साल अगर लगातार 0.5 से ये रेशियो कम निकल कर आ गया ना, देन कुछ गड़बड़ है बॉस। उसके बाद इन्वेंट्री डेज जो है वो 120 से ज्यादा नहीं राइज करना चाहिए। अगर ये 2 साल लगातार 120 से ऊपर राइज किया हुआ रहता है देन अगेन गड़बड़ है, मतलब इन्वेंट्री की मिसमैनेजमेंट चल रही है। अगर मैनेजमेंट ने बोला है कि उनको 4 महीने का इन्वेंट्री चाहिए तो वो 4 महीने से बढ़ा करके लगातार इन्वेंट्री क्यों रख रहे हैं अपने पास, इसका मतलब वो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिकली नहीं कर रहे हैं, उनके पास अपने आप हो रहा है, इसका मतलब उनकी फोरकास्ट गलत हो रही है, इन्वेंट्री को मैनेज नहीं ठीक से कर पा रहे, जिस वजह से कंपनी पर बर्डन आ सकता है। फिर कंपनी को डेट लेना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा, डेट आ जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, मार्जिन नहीं बनेंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिस वजह से फिर कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। इसीलिए इन दो पैट का CFO बाय पैट और दूसरा इन्वेंट्री डेज का आपको ख्याल रखना है कि 2 साल से ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां गड़बड़ हुई भाई हटो छोड़ो। उसके बाद गुड साइन ये अभी हमें दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इस साल काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कंपनी के पास कलेक्शन कैपेसिटी काफी अच्छी नजर आ रही है। फिर बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। एक जो चीज खराब थी कि इनकी बोरोइंग ज़्यादा थी, तो अब तो वो आईपीओ की वजह से जो पैसा वो आईपीओ को लगाएंगे बोरोइंग को पे करने में, वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और इन्वेंट्री वाला जो आपको हाई लेवल पर दिख रहा है इन्वेंट्री, उसका तो हमने आपको बैकग्राउंड बता ही दिया है कि क्यों ऐसा है और कब तक ये होना सही है, किस लेवल के बाद पानी सर से ऊपर चला जाता है। तो जब तक इन्वेंट्री वाला चीज और CFO ठीक रहेगा और साथ में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तब तक स्टॉक में राइज करने का पोटेंशियल रहेगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस की। तो अब देखो, मैंने जैसे बताया कि ये कंपनी अपने सेक्टर में एक ही लिस्टेड प्लेयर है, तो इसकी वैल्यूएशन को बाकी ऑलरेडी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी भी मान के चलते हैं, जो कि ये एक्चुअली में OEM नहीं है, बट ठीक है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर ही है, ठीक करती है सामान को फिर वापस उसको फॉरवर्ड करती है। उसमें अगर देखें तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, डिक्सन है, केन्स है, उन सब की वैल्यूएशन अपरंपार है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो तो डिक्सन के भी 100 से ऊपर ही है, केन्स की भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। इस कंपनी की PE जो है 55 है आज की डेट में लिस्ट होने के बाद। ठीक है, अब ये कम वैल्यूएशन क्यों है इन कंपैरिजन टू डिक्सन वगैरह, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सेकंड हैंड गुड्स है। सेकंड हैंड गुड्स के पास सेकंड हैंड गुड वाली कंपनी का ज़्यादा मार्जिन तो होता नहीं है, पहली बात। और एट द सेम टाइम ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी इसको ज्यादा वैल्यूएशन OEM कंपनीज की तरह तो नहीं देगा, लेकिन इसने मार्केट में 55 वैल्यूएशन इस कंपनी को दे रखा है। अब आप देखो, कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने पैट को 38% से ग्रो किया। आमतौर से हम लोग ना क्या करते हैं कि इस 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगभग इसका 75 के आसपास आपको 76 के आसपास आपको दिख जाता है PE। मतलब इसका अगर 38 इंटू 2 करते हैं तो PE कितना होना फेयर था 76, लेकिन PE है कितना 55। तो अभी लगभग इसका 70 से 75 तक PE जाने का दम है। तो PE में 2 फैक्टर होता है, एक अर्निंग होती है, एक प्राइस होता है। तो अर्निंग आई थिंक कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाला है, तो हम उसका भी वेट करेंगे। अर्निंग्स अगर इंप्रूव हो जाती है तो PE आपका और कम हो जाएगा। लेट्स सपोज PE घट करके 45 के आसपास हो जाता है अर्निंग इंप्रूव करने की वजह से, तब तो आपके फिर से 70 टू 75 तक पोटेंशियल है कंपनी का जाने का। तो ये कैसे जाएगा 45 टू 70 कैसे जाएगा PE, प्राइस के इंप्रूव करने की वजह से। तो इसीलिए अगर हम लोग मान के चले कि ये प्राइस इंक्रीज करता है आने वाले समय में, तो 70 से 75 के फेयर वैल्यूएशन तक ये जा सकता है। उस हिसाब से भी आपको थोड़ा अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। तो प्राइस में अभी ग्रोथ आना कि एक तरीके से बाकी है। इसके साथ हम लोग अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेयर करें, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री लार्जली मेंटेन करती है, इन्वेंट्री एक एसेट है जो कि बुक वैल्यू में अकाउंट होता है,
तो बुक वैल्यू की अगर हम लोग बात कर लें तो कंपनी की बुक वैल्यू अभी 16 नजर आ रही है, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ी हाई है, लेकिन ये डिक्सन से आधी है। जो ठीक है, अगर हम लोग सेकंड हैंड गुड मान के चलें तो ठीक है, इसकी वैल्यूएशन कम है, लेकिन ओवर मतलब फेयर तरीके से लग रही है। सेकंड हैंड होने की वजह से ये इतना डिजर्व करती है, लेकिन ये जितना डिजर्व कर रही है और जो इसके पास वैल्यूएशन है 16 की, वो हमें ओवर भी नहीं दिखाई दे रही है अभी के पॉइंट से हम ये कह पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसका जो कंपनी का ROE है वो समवेयर 30 यहाँ पे दिया नहीं है, बट ROE इस कंपनी का 35 पर चल रहा है, 35% आपकी GNG इलेक्ट्रॉनिक का, और डिक्सन का वही ROE 32 पर चल रहा है। 32 की ROE पर डिक्सन के पास प्राइस टू बुक 33 है, तो GNG के पास अगर 35 की ROE है तो उसके पास 16 का प्राइस टू बुक वैल्यू तो हो ही सकता है, अच्छी ROE वाली कंपनी है। तो दोनों ही चीज हम लोग देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें स्टॉक में ऐसा भी नहीं बता रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल बता रहा है। बट मेरे हिसाब से अभी Q1 का रिजल्ट पहले आने का हम वेट करेंगे, और दूसरा, अगर स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम करेक्शन करता है, उस बीच में अपनी अर्निंग को इंप्रूव करता है, वैल्यूएशन को कम करता है, या प्राइस वाइज भी अपने आप को करेक्ट करता है, यानी प्राइस फॉल करके अगर वैल्यूएशन PE और PB वाइज करेक्ट हो जाती है, देन वो आपके लिए वाकई एक वैल्यू स्टॉक होगा। किसी भी स्टॉक को सही वैल्यूएशन पर लेना बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहां से हमें थोड़ा बहुत अपसाइड पोटेंशियल तो दिखाई दे रहा है, बट इन केस अगर स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करता है, प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्ट करता है, तो भाई साहब वो एक बहुत ही वैल्यू अपॉर्चुनिटी होगी। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे वेल्दी।